नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं द्विध्रुवीयता का अंत, और इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन अपना है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की जो दीवार थी वो किसका प्रतीक थी? आपको ध्यान हो, शीत युद्ध के दौरान बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी, दो भागों में बांट दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी बर्लिन के जर्मनी के बीचों बीच। तो एक तरफ अमेरिका तो एक तरफ सोवियत संघ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो कि जो सोवियत संघ है वो पूंजीवादी दुनिया का समर्थक था, पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र का। वहीं साम्यवादी दुनिया का प्रतीक था सोवियत संघ। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? जब 1917 की रूसी क्रांति हुई, तब सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे व्लादिमीर लेनिन। 1917 की रूसी क्रांति के नायक भी कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर चुनी गई थी? तो ये था 1917 का सोवियत संघ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो है कि सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या थी? राज्य की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या थी? कि जो संसाधन है, उत्पादन और वितरण के जो भी संसाधन हैं उन पे सार्वजनिक नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं हो। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम क्या रखा गया था? आपको पता है कि अमेरिका के नेतृत्व में जो गठबंधन था उसका नाम नाटो था। तो पूर्वी यूरोप के देश या सोवियत संघ के नेतृत्व में जो गठबंधन था वो कौन सा था? वार्सा पैक्ट। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे जोसेफ स्टालिन। आराम से रिलैक्स होके बैठे। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखने वाले सोवियत संघ के नेता कौन थे? वो थे निकिता क्रुश्चेव। मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए दो नीतियां अपनाई। कितनी नीतियां अपनाई? दो नीतियां। उन नीतियों का नाम क्या था? तो उनका नाम था पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोस्त। ये रूसी शब्द हैं और इनका हिंदी में अर्थ है पुनर्रचना और खुलापन। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो ये 15 गणराज्यों से बना था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की अपनी ये सीरीज है। सोवियत संघ का अंत कब हुआ? ये अपना प्रश्न है नेक्स्ट, कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, अंत कब हुआ? तो सोवियत संघ खत्म नहीं हुआ था, उसकी विचारधारा का जो प्रभाव था वो कम हो गया था, इसको बोलते हैं विघटन। और सोवियत संघ के जो ग्रुप था उसमें 15 गणराज्य थे, वो अलग अलग हो गए थे। तो ये कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मिखाइल गोर्बाचोव, या पर्सन को ऐसे भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ के राष्ट्रपति किस वर्ष बने थे? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे? 1985 में। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया? 1917 की, जब रूसी क्रांति हुई उसके बाद। 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी वो क्यों हुई? तो वो हुई थी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसके विरोध में, पूंजीवाद, उदारवाद के विरोध में हुई थी। और इनका नारा था समाजवाद, समतामूलक समाज की जरूरत। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पे आधारित थी? तो ये साम्यवादी विचारधारा, सिंगल पार्टी सिस्टम, साम्यवादी विचारधारा के आधार पे आधारित थी। दूसरी दुनिया किसे कहा गया? तो दूसरी दुनिया किसको कहा गया? जो सोवियत संघ के खेमे में थे उनको कहा गया दूसरी दुनिया, और अमेरिका के खेमे वाले देशों को कहा गया प्रथम दुनिया। सोवियत संघ के किन क्षेत्रों की जनता उपेक्षित और दमित महसूस करती थी?
तो सोवियत संघ गणराज्य की जो जनता थी वो अमेरिकन जो तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को देखते हुए अपने आप को उपेक्षित और दमित महसूस कर रही थी। सोवियत संघ के नेता थे गोर्बाचोव। इन्होंने सुधार के प्रयत्न किए कौन से क्षेत्रों में? राजनीतिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्रों में इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके की एक नीति थी वो चलाई। तो गोर्बाचोव ने या सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे उन्होंने किन क्षेत्रों में सुधार किया? आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र। गोर्बाचोव के सुधारों का विरोध किन नेताओं ने किया था? तो इनके ही पार्टी के जो नेता थे वो इनका विरोध कर रहे थे। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? बोरिस येल्त्सिन बने थे। शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? सबसे पहले आपको ध्यान हो कि शोक थेरेपी क्या थी? तो एक आर्थिक मॉडल अपनाया गया था और उन देशों के लिए जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे, पूर्वी यूरोप के देश जिनको कह सकते हैं हम, तो उन देशों में जो अमेरिका का उदारवादी पूंजीवादी सिस्टम था उसके आधार पे एक आर्थिक मॉडल लाया गया, उसको कहा गया शोक थेरेपी। यानी इस थेरेपी यानी एक प्रकार का उपचार होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसके जो रिजल्ट थे वो सही नहीं निकले, इसलिए इसको शोक थेरेपी कहा गया। तो इसका क्या जो सर्वोपरि मान्यता क्या थी? जो भी मालिकाना जो हक है वो निजी हो, कहने का मतलब उदारवादी हो। उदारवाद यानी निजी जो भी सेक्टर थे उस पर ज़्यादा जोर दिया गया और जो भी सरकारी सिस्टम था उसको औने पौने दामों पे बेच दिया गया। इसलिए शोक थेरेपी को सबसे बड़ी गैराज भी कहा गया। सोवियत संघ के पतन के क्या कारण रहे? तो सोवियत संघ के पतन के कारण है जो भी मिखाइल गोर्बाचोव की जो राजनीतिक और आर्थिक मॉडल था या आर्थिक नीतियां थी उसके कारण जो अंदरूनी जो भी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। सोवियत संघ की भ्रष्टाचार अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया था। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। लाल के नाम से आप याद कर लें। एल से एस्टोनिया, एल से लाटविया और एल से लिथुआनिया। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था? तो सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण रहा वो था जो कि बाल्टिक गणराज्य जो ऊपर हमने बात की, और बाल्टिक गणराज्यों के अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस जैसे विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता का जो उभार था, विचारों का उभार था, वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम। सोवियत संघ विघटित तो हो गया लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? तो शीत युद्ध का जो दौर था 1945 से 1990 तक चल रहा था, वो शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया क्योंकि शीत युद्ध के लिए दो ध्रुव बने हुए थे, एक अमेरिका के नेतृत्व में, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में। जब एक ध्रुव कमज़ोर हो गया तो शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। दूसरा, जब दो ध्रुव बने हुए थे, अब एक ध्रुव विश्व व्यवस्था का उदय हुआ है। बहुत ही सरल है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शीत युद्ध की समाप्ति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कैसे कर सकते हैं हम? दूसरी दुनिया का पतन तथा एक ध्रुव विश्व व्यवस्था का उदय इसके प्रमुख प्रभाव थे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकांश गणराज्यों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित होने का क्या कारण था? तो सोवियत संघ का विघटित होने के बाद जो सोवियत संघ से अलग हुए थे गणराज्य, उनके पुनर्जीवित होने का जो प्रमुख जो भी संसाधन थे या कारण थे वो थे खनिज तेल था इनके पास। अर्थव्यवस्था अच्छी होती चली गई क्योंकि इनके पास खनिज तेल था, प्राकृतिक गैस था, तो उसका निर्यात बढ़ा। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत को रूस के साथ मित्रता बनाए रखने के कोई दो लाभ कौन से हुए? तो एक तो जो भी आधुनिक सैनिक सामान थे वो रूस से भारत को मिलते रहे। दूसरा, भारत को जो अन्य गणराज्य सोवियत संघ से अलग हुए थे उनके साथ भी व्यापारिक संबंध भारत का कायम रहा।
सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? तो ये होते चेचन्या और अफगानिस्तान, वो दागिस्तान जो इससे अलग हुआ था। शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो शोक थेरेपी का मतलब है कि धीरे धीरे परिवर्तन नहीं करके आमूल चूल परिवर्तन पे जोर दिया गया और इसके परिणाम जैसी उम्मीद थी वैसे परिणाम नहीं निकले। शोक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी धीरे धीरे परिवर्तन नहीं करके। एक आर्थिक मॉडल था, ये ऊपर आपको बता दिया। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपन ने हल की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।